हाय फ्रेंड्स, आज शुरू करते हैं न्यू फैन फिक्शन व्हाट आर द ऑड्स। ये ईजान एफएफ है, ओमेगा वर्ड्स मॉडर्न फैन फिक्शन है। वाई आर यू मैरी मी फैन फिक्शन के बस 4 या 5 पार्ट रह गए हैं। इसे मैं अल्टरनेटिव कंप्लीट कर दूंगा। ये एफएफ मुझे बहुत अच्छा लगा। सब मुझे लगता है आप लोगों को भी अच्छा लगेगा। इस स्टोरी में वांग यिबो और शाहजहान दोनों पॉपुलर एक्टर्स होते हैं जो दोनों रिलेशन में होते हैं। कैरियर के वजह से उन दोनों को ब्रेकअप करना पड़ता है। ब्रेकअप के समय जान प्रेग्नेंट था, जिसका एक 5 साल का भी बेटा है। और आगे की स्टोरी लाइन हम धीरे धीरे पता चल जाएगा। अब हम आगे की स्टोरी शुरू करते हैं। शाहजहान और वांग यिबो दोनों मोस्ट पॉपुलर एक्टर्स थे। उन दोनों के बीच में रिमोट्स था कि वो दोनों रिलेशनशिप में हैं। आज वो क्लैरिटी देने वाले हैं कि वो दोनों ब्रेकअप कर चुके हैं। वांग यिबो कहता है, पहले हमारा कैरियर है, हम दोनों के लिए इम्पोर्टेंट हमारा कैरियर है, इसीलिए हम दोनों ब्रेकअप कर रहे हैं। शाहजहान अपना जो कॉन्ट्रैक्ट था एक्सेस कंपनी के साथ वो उसे तोड़ देता है, उसे एक्सटेंशन नहीं करता। बाहर जो जान के फैंस थे वो बाहर वेट करते हैं कि जान आकर उन्हें कुछ पब्लिकली अनाउंसमेंट करे, मगर वो वहाँ से गायब ही हो जाता है। इस दौरान अभी 5 साल बीत चुके होते हैं। अभी वो न्यूज़ सभी लोग भूल ही चुके होते हैं। समय के साथ लोग सब कुछ भूल ही जाते हैं। न्यू न्यूज़ जब आता है तो पुरानी न्यूज़ कहीं पर गायब ही हो जाता है। अब इस बारे में लोग कुछ भी बातें नहीं करते हैं। पॉपुलर शाहजहान अपने एक्टिंग करियर छोड़कर कहाँ चले गए, कहाँ पर डिसअपियर हो गए। वो मीडिया एक्टिंग से दूर, कैमरे से दूर कहाँ पर रहते हैं। समय के साथ ये भी बातें सब डिसअपियर हो चुका होता है। अब हमें शहर से दूर एक छोटा सा गांव दिखाया जाता है जो बहुत ज़्यादा शांत और खूब ज़्यादा खूबसूरत होता है, जहाँ पर एक्टर्स के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानते लोग सिंपल सी ज़िंदगी जीते हैं। वहाँ पर छोटे बच्चे जब फ्रीली रास्ते में खेल सकते थे, क्योंकि वहाँ पर कुछ व्हीकल्स ज़्यादातर आता जाता नहीं करता था। बस बच्चों की बस खेलने की आवाज़, कुछ पक्षियों की क्लैटरिंग की आवाज़ सुनाई ही देती है। बीजिंग की तरह इतनी शोर शराबा वहाँ पर नहीं होता। वहाँ पर लोग जीने के लिए खेती बाड़ी करते हैं और बहुत ज़्यादा खुशी से रहते हैं। ये प्लेस बहुत ज़्यादा खूबसूरत और शांत था। जान जो अपने करियर छोड़कर कुछ अपनी ज़िंदगी में अलग करना चाहता था, तो वो यहीं पर आकर बस जाता है। अब हमें किंडरगार्टन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक छोटा सा प्यारा सा क्यूट सा बच्चा वहाँ पर गेट के अंदर खड़े होकर अपने पेरेंट्स का इंतज़ार कर रहा था। जैसे ही वो अपने माँ को देखता है, वो खुशी से उछलकर कहता है, मामा। जैसे ही जान अपने बेटे की आवाज़ सुनता है तो वो घुटने बैठकर अपनी बाहें मिला देता है। जो उसका बेटा था पीठ पर अपने एक कार्टून सा बैग लगा हुआ था और दाहिने हाथ में एक टिफ़िन बॉक्स पकड़ा हुआ था। वो दौड़ के आकर अपनी माँ के गले लग जाता है। जान मुस्कुराते हुए टाइटली अपने बेटे को गले लगाते हुए कहता है, सॉरी सेन, मुझे माफ़ कर दो, आज फिर से लेट हो गई तुम्हें लेने में। सेन गिगल करते हुए अपनी मामा को टाइटली हग कर लेता है और अपने छोटे छोटे प्यारे से हाथों से अपनी मामा के गालों को पकड़ते हुए कहता है, इट्स ओके मामा, मैंने उस रूम को साफ करने में टीचर की हेल्प की और हम दोनों आपका वेट कर रहे थे। वो बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक और बहुत ज़्यादा खुश था उस कमरे को साफ करके। वो टीचर अपोलॉजी होकर जान की तरफ देखते हुए कहता है, मुझे माफ़ कर दीजिए, सीन बहुत इंसिस्ट कर रहा था मेरी मदद करने में, इसलिए मैंने उसे कुछ टॉयज़ दिया वहाँ पर फिक्स करने के लिए। उसके बाद मैंने उसे स्नैक्स दी। जान अपने बेटे को पकड़कर खड़ा हो जाता है और मुस्कुराते हुए कहता है, इट्स ओके टीचर, मेरे बेटे सीन को दूसरों की मदद करने में बहुत अच्छा लगता है। मैं आशा करती हूँ वो आपको कोई ट्रबल क्रिएट नहीं किया होगा। टीचर कहते हैं, नहीं, आपका बेटा बहुत प्यारा है, उसने मेरी मदद की उन खिलौनों में फिक्स करने में, उसने कोई ट्रबल नहीं किया। उल्टी वो बहुत ज़्यादा जैसे बड़ा हो गया वैसे वो एक्ट करता है।
मैं बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ कि उसने मेरी थोड़ी सी काम में मदद कर दी। सीन बड़ों की तरह बातें करते हुए कहता है, मामा टीचर आपकी तरह बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गए थे, इसलिए मैंने उनकी थोड़ी सी मदद कर दी। जान अपने नोज़ को चिन के नोज़ के साथ स्लाइटली रब करते हुए कहता है, ओ माय बेबी इज़ सो स्वीट। टीचर कहते हैं, आपकी बेबी बहुत प्यारा है और वो बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व भी करता है। जान वो करते हुए कहता है, थैंक यू टीचर, आपने मेरे बेटे की इतने घंटों से केयर लेने के लिए। अब हम घर जा रहे हैं, थैंक यू। जान बहुत ज़्यादा सॉरी फील कर रहा था क्योंकि वो टीचर 2 घंटे से सीन का केयर रख रहे थे, क्योंकि सीन का स्कूल 2 घंटे पहले ही ख़त्म हो चुका होता था। जान का घर और स्कूल का 1 घंटे का रास्ता है और वो भी फार्मिंग कर रहा था, तो काम ख़त्म होते ही उसे देर हो गई। वो सिंगल पेरेंट्स है, उसे फार्मिंग में भी अटेंशन देना पड़ता है, उन दोनों के लिए उतना काफ़ी नहीं था। ऊपर से वो फार्मिंग करते ही बहुत ज़्यादा टायर्ड हो जाता है, क्योंकि वो ओमेगा है, ओमेगा हेवी वर्क नहीं कर सकते। ऊपर से जब उसे हीट आता था तो वो 1 हफ्ते के लिए कमरे में बंद होकर रहना पड़ता है, क्योंकि उसके पास ना कोई मेट है ना वो मैरिड है, तो उसे अपने फेरेमन से किसी कोई भी प्रॉब्लम में नहीं फंसना चाहता था। सीन टीचर की तरफ हाथ हिलाते हुए कहता है, बाय बाय टीचर। टीचर सीन की तरफ वो भी रिटर्न में हाथ हिलाते हुए कहता है, बाय बाय, सी यू टुमारो। थैंक यू टीचर, आप इतना सीन का केयर लेने के लिए। जान मुस्कुराते हुए कहता है और वहाँ से जाने लगता है। कुछ देर के बाद हमें जान का घर दिखाया जाता है। जान बर्तन साफ करते हुए कहता है, सेन सोने से पहले नहा लो जाकर। सेन जो टेबल पर बैठे होकर अपनी माँ की तरफ देख रहा था कि कब उसकी माँ ये सारे बर्तन को साफ करना ख़त्म करेंगे। जैसे ही जान का काम ख़त्म हो जाता है, सीन अपने मामा का हाथ पकड़ते हुए कहता है, ओके मामा चलो। जान अपने बेबी को गोद में उठाने ही वाला था कि फ़ोन की रिंग आ जाती है। सीन कहता है, यह हमारी ग्रानी होगी, यह कहकर फ़ोन के पास दौड़ने लगता है। जान फ़ोन उठाते ही कहता है, हेलो मामा। दूसरी तरफ से मामा कहते हैं, ओ सन तुम घर वापस आ गए। जान कहता है, मामा अब मैं 5:30-6 बजे के अंदर घर वापस आ जाती हूँ, अभी 8 बज चुके हैं। अपनी आंखें रोल करने लगता है। जब से सीन गार्डन में ज्वाइनिंग किया है, तभी से उसकी माँ के साथ वो आर्गूमेंट होता है। वो चाहते हैं कि सीन उनके पास रहे और जान चाहता है कि उसका बेटा उसके पास रहे। तो जान कहता है, मामा मैं ठीक हूँ, मैं सीन का अच्छी तरह से ख्याल रख सकती हूँ, मैं टायर्ड नहीं हुआ हूँ मामा, मैं नॉनस्टॉप काम कर सकता हूँ और मैं हमेशा उसके पास हूँ। दूसरी तरफ से उनकी माँ जो बड़ी सी सांसें लेकर छोड़ते हुए कहती है, ठीक है जब तुम्हें ज़रूरत होगी तो मुझे कहना, तुम तो कभी भी मुझे नहीं कहती हेल्प के लिए, यहाँ तक कि कभी पैसों की ज़रूरत होगी तब भी तो मुझे नहीं कहती। जान कहता है, मामा ये मेरा खुद का डिसीज़न था, मैं खुद हैंडल कर सकता हूँ, तुम मेरे लिए वरीड होना बंद करो। मामा आपकी तबीयत कैसी है, अब डैड कैसे हैं, अब डैड की बैक पेन थोड़ी सी कम हुई? नहीं, मगर अब वो थोड़ा ठीक है, काम से घर वापस आ चुके हैं। अगर जाने दो, मेरा नाती सीन कहाँ है? जान जब सीन की तरफ देखता है तो वो उन दोनों की बातें सुन रहा होता है और वो बस मुस्कुरा रहा होता है, अपनी बारी का इंतज़ार कर रहा होता है कि वो कब ग्रैनी से बात करेगा। जान मुस्कुराते हुए कहता है, वो मेरे पास ही खड़ा है और अपनी बारी का इंतज़ार कर रहा है, तो फिर उसे दो, मुझे उसे बात करनी है, माँ कहती है। सेन एक्साइटेडली फ़ोन पकड़ते हुए गिगल्स करते हुए कहती है, ग्रैंड मदर। जान देखता है कि उसका बेटा जो ग्रैनी से बातें करते हुए बहुत ज़्यादा खुश हो रहा होता है और अपने ही सीट पर वो जंप कर रहा है। सेन वो बस 5 साल का है, मगर उसकी बातें उसकी बिहेवियर जैसे वो बहुत बड़ा हो चुका होता है। जान बहुत ज़्यादा खुश होता है कि सीन ने कभी भी
उसे उसके पापा के बारे में नहीं पूछा। वो बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग बेबी है। जान सोचता है मैं बहुत ज़्यादा लकी हूँ कि सीन मेरी लाइफ में आया, वो मेरी दुनिया बन गई। सीन खुशी से उछलते हुए कहता है, मम्मी ग्रानी ने कहा इस वीकेंड में हम उनसे विजिट करने जाएंगे और वो मेरा फेवरेट खाना बनाएंगे। जैसे ही अपने बेटे की बात जान सुनता है वो शॉक हो जाता है और वो कुछ सोचने लगता है। कुछ देर बाद मुस्कुराते हुए सिर हिलाता है, कहता है ऑफ कोर्स अभी चलो नहाने, उसके बाद सो जाना। उसे कहकर सीन को गोदी में उठा लेते हैं और गाना गाते हुए उसे बाथरूम की तरफ ले जाते हैं। एक इंसान जो गाना गा रहा था, इबो जब देखता है कि वो उसे कुछ फैमिलियर लगता है, जो उसके 2 गज के दूरी में खड़ा हुआ था, तो इबो मिडिल में आकर खड़ा हो जाता है उसे देखने के लिए। वो इंसान एक बच्चे को गोदी में बैठा हुए वहाँ पर बैठा हुआ था, जो उसे बहुत ज़्यादा फैमिलियर लग रहा था। वो सोचता है वो इंसान कौन है। जब उसे देखने की कोशिश करता है तो उसके आँखों के आगे अंधेरा छा जाता है, तो वो अपने आंखें बंद कर लेता है। जब वो फिर से आंखें खोलता है तो उसके आगे सब कुछ चेंज हो जाता है। वो सोचता है वो इंसान कौन था जो मुझे इतना फैमिलियर लग रहा था। जितना मैं कोशिश करता हूँ उसे देखने की, मेरे आंखों के सामने इतना अंधेरा क्यों छाया जाता है। फ़ोन रिंग करता है जो एक गाना होता है। इबो वो गाना सुनकर उठ जाता है। वो गाना 6 साल से वो सुन रहा है, जो उसकी फेवरेट गाना होता है। इबो बैठ जाता है और सोचने लगता है अभी वो क्या सपना देख रहा था। उसी वक्त मैनेजर सडनली कहता है, ओह आप उठ गए। इबो उसे देखकर बाहर की तरफ मिरर से रोड की तरफ देखने लगता है। उसी वक्त फ़ोन फिर से रिंग होने लगता है, तो इबो इरिटेट होते हुए टोन में कहता है, ये सारे टेक्स्ट भी ना। इबो फ़ोन की तरफ देखता है तो उसमें मैसेज आया था जो उसका फैंसी का था। उसमें लिखा गया था कि हे फैंसी, मैं कल रात को बाहर घूमने आया हूँ। तुमने डोर लॉक कर दिया था, इसलिए मैंने स्पेयर की मैनेजर को दे दी। उसे मैंने कहा है कि वो ग्रोसरी ला देगा। तुम जो खाना चाहती हो वो खरीद के तुम्हें दे देगा। वो जैसे ये सारे मैसेज पढ़ता है तो वो फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है और अपने आँखों को टाइटली बंद कर लेता है। ये सब कुछ जब मैनेजर देख रहा था वो कहता है, आप ठीक हैं। इबो मैनेजर की तरफ देखकर अपने फोरहेड को मसाज करने लगता है। कुछ ही सेकंड में रिलैक्स होने बाद कहता है, हाँ मैं ठीक हूँ, मैं जस्ट टायर्ड हूँ। और वो उसके बाद फ़ोन को देखकर उस मैसेज को रिप्लाई देने लगता है, तुम जो चाहो वो करो, बस मीडिया के हाथों न पकड़े जाओ। वो मैसेज को सेंड करने बाद फ़ोन को साइड में रख लेता है। मैनेजर कहता है, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस देख रहे हैं। तो इबो कहता है, तुम्हें लगता है मैं रिलैक्स हो सकता हूँ जब मेरी ज़िंदगी में इतनी सारी चीज़ें हो रहा है, ऊपर से एक टेक्स्ट जो मुझे सर दर्द दे रहा है। मैनेजर चकल करते हुए कहता है, तुम्हारी फैंस है ना। इबो साय करते हुए कहता है, हाँ वो कल रात से पता नहीं कहाँ गया हुआ है। मैनेजर कहता है, मिस जाओ बहुत ज़्यादा केयर फ्री औरत है, मुझे उसकी कोई केयर नहीं। वो कहाँ जाता है क्या करता है, बस वो पकड़ी ना जाए। वो पकड़ी गई तो उसकी इमेज के साथ साथ मेरी इमेज भी ख़राब हो जाएगी। हम दोनों एंगेज है, उसके मुंह से कुछ भी निकल गया तो उसके साथ साथ मैं भी प्रॉब्लम में फंस जाऊंगा, मेरी पूरी कैरियर अफेक्ट हो जाएगी। मुझे उसकी कोई भी केयर नहीं है। इबो जो ग्रम्बलिंग कर रहा होता है और इरिटेट होते हुए कंटिन्यूसली पाउटिंग कर रहा है। मैनेजर मुस्कुराने लगता है कि कैसे इबो बच्चों की तरह कंप्लेन कर रहा है। वो समझाते हुए कहता है, तुम अपने फादर को ब्लेम नहीं कर सकते। जो रिच पर्सन होते हैं वो हमेशा अपना पावर बढ़ाना चाहते हैं और वो अपने बिजनेस पार्टनर के बच्चों के साथ अपने बच्चों की अरेंज मैरिज इस तरह करते ही रहते हैं। इबो कहता है, मुझे पता नहीं ये पेरेंट्स इतने सेल्फिश अपने बच्चों के लिए कैसे हो सकते हैं। मुझे सब अच्छा नहीं लग रहा है। मुझे बस अपने करियर में कंसंट्रेट करना है, मगर ये अरेंज मैरिज इस सब को होल्ड करके रखा हुआ है। मैनेजर चिढ़ाते हुए कहता है, तुम्हारे पास कोई भी चॉइस नहीं है, तुम्हें उसे करना ही पड़ेगा और डिवोर्स ही इसी के प्रॉब्लम का एक ही सलूशन है।
इबो इरिटेट होते हुए कहता है, मुझे पता है, वो भी मुझे 1 साल बाद करना पड़ेगा। मैं तो उस वक्त डिवोर्स ज़रूर फाइल करूँगा। उस वक्त मुझे कोई भी नहीं रोक सकता। मैनेजर मुस्कुराने लगता है। वो सोचता है, इबो कुछ भी बोलने से पहले एक बार नहीं सोचता। चलो चलो टॉपिक चेंज करते हैं। बाय द वे, मुझे कल एक्सेस कंपनी का ईमेल रिसीव हुआ है। वो तुम्हें न्यू वैरायटी शो में इनविटेशन दे रहे हैं ज्वाइनिंग करने के लिए। क्या तुम चाहते हो? वो बस स्टॉप करके रखे हुए हैं। इबो सीट पर बैठते हुए कहता है, ये किस प्रकार का वैरायटी शो है और उसका नाम क्या है? मैनेजर कहता है, देश इन द आउटस्कर्ट इस शो का नाम है। ये इस शहर से बहुत ज़्यादा दूर होगा। और मैंने सुनने को मिला है, डायरेक्टर कह रहा था कि ये जो आउटस्कर्ट जो शो है वो किसी छोटे से गांव में ही इस शो को करेंगे। इबो कहता है, ठीक है, देखूंगा। मैनेजर सजेशन देते हुए कहता है, तुम क्यों ज्वाइन करने नहीं लेते? तुम्हें कुछ चेंजेस लगेगा। तुम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो। तुम उस शो को ज्वाइन करोगे तो तुम्हें कुछ लोकेशन चेंजेस लगेगा और तुम्हें भी अच्छा लगेगा। ये कहते हुए वो दोनों बिल्डिंग के नीचे जो कार पार्किंग होते वहाँ पर आ जाते हैं। इबो अपने दोनों हाथों को चेस्ट पर क्रॉस करके कहता है, मैंने कितने दिनों से बाहर नहीं गया हूँ, कितने दिनों से कोई शो भी नहीं गया हूँ। तो मैनेजर कहता है, 1 महीना हो गया है, तुम बस घर में बैठे हुए हो, तुम्हें बाहर जाना चाहिए। मगर ये शो जहाँ पर होगा यहाँ से 6 घंटे का ट्रैवलिंग करना पड़ेगा। वहाँ पर तुम्हें कोई ज़्यादातर घूमने के लिए कोई व्हीकल्स नहीं मिलेगा। तुम्हें ट्रांसपोर्टेशन में बहुत ज़्यादा तकलीफ होने वाली है। ठीक है, मैं इस बार सोचूंगा। कार का डोर ओपन करते हुए इवो कहता है। और मैनेजर जब कार में बैठ जाता है तो उसे कहता है, घर में सेफली जाना। और मैं सोचकर ईमेल कर दूंगा। और को कहकर डोर को क्लोज कर देता है। मैनेजर वहाँ से जाने से पहले कहता है, इबो सीढ़ियों से मत जाना, लिफ्ट से चले जाना। इबो चक्कर कर कहता हुए, मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ, वैसे भी लेट हो चुका है। भीन और बन तुम्हारा वेट कर रहे हैं और तुम्हारा हस्बैंड भी। तुम हमेशा उसे इस तरह वेट नहीं करवा सकते। तुम्हारा ओमेगा तुम्हारा कुछ केयर चाहता है, कुछ टाइम चाहता है। इबो टीज करते हुए कहता है और दूसरी तरफ वो चला जाता है। मैनेजर चकल करते हुए कहता है, मैं कितनी ग्रेटफुल हूँ। इबो हमेशा मेरी फैमिली के बारे में ओरिज होता है। इबो अपने खाली अपार्टमेंट में आ जाता है जहाँ पर उसके अलावा कोई भी नहीं था। वो अपने करियर के बारे में सोचते हुए, उसके बिजी शेड्यूल के बारे में सोचते हुए वो इरिटेशन और फ्रस्ट्रेशन हो रहा होता है। कुछ देर बाद वो बेड पर लेट जाता है। वो फिर से इरिटेशन होकर वहाँ से उठकर वो बाथरूम तरफ चला जाता है। वहाँ पर 2 घंटे तक रिलैक्स फील करता है। उसके बाद वो बाहर आकर वो एक कंफर्टेबल सा क्लॉथ पहन लेता है। उस समय रात के 2 या 3 बजे होंगे। वो लिविंग रूम जाता है। डेस्क के ऊपर जो लैपटॉप था उसे खोलकर ईमेल चेक करने लगता है, जहाँ पर उसके मैनेजर ने ईमेल किया था। वो उसे देख ही रहा था कि घर के अंदर कोई आता है, जो ली यंग था, जो कहाँ से घूम फिर के इतनी रात को घर वापस आया होता है। तो लीइंग कहता है, इबो तू अभी तक जग रहे हो? इबो उसकी तरफ देखता है, जिसे उसे कोई भी फिक्र नहीं है कि वो कहाँ गया था और क्या कर रहा था। उसे कोई भी क्या नहीं था। वो बस उसे पूछता है, तुम श्योर हो ये तुम्हारा कोई तस्वीर नहीं खींचा? लीइंग कहते हैं, श्योर, मुझे पता है मेरी तस्वीर किसी ने भी नहीं खींचा है। और कहता है, तुम यहीं पर बैठकर एंजॉय करो, मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ। इबो अपने सर हिलाते हुए हाँ भरती है तो वो वहाँ से चला जाता है। इबो अपने नोज़ को अपने हाथों से रब करता है, क्योंकि उसके सामने से एक ओमेगा चला गया था, जिसकी फेरोमोन से पूरे कमरे में फैल गया है। इबो मम्बल्स करते हुए कहता है, आई होप उसे कोई भी रिपोर्टर जैसे ना पकड़े हो। इसकी एक गलती मेरी करियर को पूरी तरह बर्बाद कर सकता है। और वो सोचने लगता है कि मैनेजर ठीक कह रहा था, मुझे वो ऑफ़र एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए। उसके बाद वो अपने फ़ोन को लेकर मैसेज करने लगता है अपने मैनेजर को। मैसेज सेंड करने के बाद अपने लैपटॉप को बंद करता है और वहाँ से अपने बेडरूम की तरफ चले जाता है। आज का पार्ट हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। फ्रेंड्स,
ज़रूर बताना ये पार्ट्स आपको कैसा लगा, ये फैन फिक्शन आपको अच्छा लग रहा है या नहीं। यदि अच्छा लगे तो कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।